Hi dear students, welcome to Defense Services Academy शाहपुर भंडारा। सो आज अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले अपने को डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और वो चार्ज कैसे बनता है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। मतलब एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमिना बनाती है। अभी चार्ज बनता कैसे है, देखो, चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होता है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में बेसिक पार्ट में आपको मालूम ही है कि कोई भी एटम कंसीडर करते हो तो एटम के अंदर चार्जेस होते किस तरीके से। एटम बोले तो उसके अंदर न्यूक्लियस जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं। मतलब एटम्स के कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स कौन से हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब दो टाइप के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। एंड एवरी एटम, केमिस्ट्री में पार्ट आपको हो चुका है, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? कि उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज होगा, रिजल्टेंट चार्ज जो बनेगा वो 0 होता है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट कुछ फिनोमेना ऐसा बन जाता है, कंटिन्यू करेंगे उसको। इस समय नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वल हो गए तो बॉडी चार्ज होती है। एक सिंपल एग्जांपल बताओ, बेसिक पार्ट में ग्लास और सिल्क का एग्जांपल। और चार्ज जो बनता है रबिंग से। ग्लास सिल्क पर रब करने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल बन जाता है, बराबर। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनती है। और जिसकी इलेक्ट्रॉन जाने के बाद दूसरे बॉडी में जब वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब द बॉडी विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन दैट बिकम्स नेगेटिव। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के बन जाते हैं। द बॉडी विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव एंड द बॉडी विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव। अभी एग्जांपल बताया मैंने आपको ग्लास और सिल्क का। मान लो ग्लास और सिल्क जब रब करते हैं तो ग्लास अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बाहर फेंकता है, किसके ऊपर? सिल्क के ऊपर। तो ग्लास बन जाएगा पॉजिटिव, और सिल्क कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए सिल्क बनेगा नेगेटिव। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के बन जाते हैं। और बॉडी चार्ज कैसे होती है? क्योंकि ये रबिंग से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का, अब जिससे बॉडी चार्ज होती है। और इसी तरीके से जो डोनेट करे वो पॉजिटिव बनती है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो नेगेटिव बनता है। इस तरीके से चार्जेस दो टाइप के होते हैं। बॉडी चार्ज कैसे होती है बताएं, और बॉडी के चार्जेस कितने टाइप के बन सकते हैं, चार्जेस के टाइप पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। देन अपन डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस से दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के बनते हैं ये अपने चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बता दिया। जो बॉडी डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को वो पॉजिटिव बन रही है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है वो नेगेटिव बन रही है। इसलिए पहली प्रॉपर्टी अपन ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा लाइक चार्ज यानी सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो इसमें जो फोर्स बनेगा वो रिपल्सिव रहेगा। मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे को, लाइक यानी सिमिलर चार्ज, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे। अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हो, अनलाइक हो, डिफरेंट टाइप के चार्जेस हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी बनेगी चार्जेस की, अनलाइक चार्जेस
attract each other and like charges repel each other. तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज इसका मतलब है आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा, जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मल्टीपल फैक्टर में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक इंटीजर फैक्टर में. मतलब चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज अ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, अब हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे. चार्ज जो बन रहा है किसके कारण? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. तो अभी चार्ज दो टाइप के, वो एक बात क्लियर हुई. अब चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10 to the power minus 19. जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है सेम चार्ज प्रोटॉन पर भी रहेगा. सिमिलर चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 10 to the power minus 19. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो सेम होता है. डिफरेंस इतना है, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज हो रहा है और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होता है. अभी चार्ज जो बोले उसका ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम. अब 1 कूलम चार्ज अरे क्या होता है? ऐसा यूनिट चार्ज क्या होता है? कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल C. यूनिट है कूलम. अभी कूलम चार्ज आने कितना? देखो ये फॉर्मूले से अभी बोल रहा है चार्ज इज क्वांटाइज Q इक्वल्स टू N इनटू E. ओके, तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज आने कितना होता है? सिंपल बात है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपने को कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.9 10 to the power 1.6 10 to the power minus 19, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते तो ये वैल्यू आएगी 6.25 10 to the power 18. मतलब एक बॉडी से 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन इतने चले जाते हैं तो उसका चार्ज होता है 1 कूलम. तो 1 कूलम चार्ज है when 6.25 10 to the power electron is transferred, then the charge of the body is said to be 1 कूलम. तो ऐसा यूनिट है 1 कूलम, और 1 कूलम यानी कितना? एक बॉडी से 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो बॉडी पर जो चार्ज होगा 1 कूलम बनेगा. चलो अभी नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव. जब ये चार्ज है तो चार्ज का खुद का स्ट्रेंथ हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चार्ज का खुद का स्ट्रेंथ होता है. And the charge exert force in all the direction and it form region around it. मान लो ये चार्ज होगी बॉडी, इसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बॉडी चार्ज होगी, वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो. जब बॉडी चार्ज होगी तो इसका खुद का स्ट्रेंथ है, और ये जो स्ट्रेंथ है इट एक्सर्ट इन ऑल द डायरेक्शन, और इसके बाहर फिर एक रीजन बनेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट एक्सर्ट इट्स स्ट्रेंथ. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बाहर बना हुआ रीजन जब उसकी वो स्ट्रेंथ एक्सर्ट करता है, मतलब ये चार्ज इसके बाहर ये स्ट्रेंथ एक्सर्ट कर रहा है, और इसके बाहर जो रीजन बना है उसको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है तो उसकी पहली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं. ये चार्ज के बाद जो रीजन बना है जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, और डेफिनेटली स्ट्रेंथ है तो चार्ज के पास स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, और चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाए तो स्ट्रेंथ कम होते जाएगी. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग का है चार्ज के पास, और जैसे जैसे चार्ज से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा. बराबर. अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने की जो पहली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या वो देखते हैं. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हो तो उसको वर्क करना पड़ेगा. और कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको चार्ज के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे स्ट्रेंथ कम होगी, तो हर जगह पे आने के लिए स्ट्रेंथ कम ज्यादा रहेगी. जैसे पानी का फ्लो आ रहा है, दूर अपन खड़े तो स्ट्रेंथ कम लगेगी, पर जैसे जैसे फ्लो के आगे जाएंगे
फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। उसी तरीके से है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, अपने आप तो आने वाला नहीं है क्योंकि इसको रिपेयर कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है तो उस पे वर्क करना होता है, और दैट वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब यहां से यहां लाओगे वर्क ज्यादा करना पड़ता है, और सपोज ये पॉइंट अपन दूर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ कम है और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां आता है तो वर्क कम करना पड़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल कम रहेगा। मतलब जिस पॉइंट पर लाना है उतना उसके ऊपर जितना वर्क करना होगा उतना पोटेंशियल होगा। मींस डेफिनेशन क्लियर कि वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी वन पॉजिटिव चार्ज to bring it from infinity to the point is called electric potential at that point. Work done to bring unit positive charge from infinity to that point, that is electric potential at that point. Okay, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जिसको अपन वोल्टेज बोलते हैं। देखो सिंपल बात है, यहां का पोटेंशियल V1 है, यहां का पोटेंशियल V2 है, तो यहां वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है या वर्क कम करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रहेगा। ओके, तो दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल बन रहा है उसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट टू पॉइंट्स। मींस वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द फर्स्ट पॉइंट इज V1, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू पॉइंट second point that is V2. So potential at 2 points are different, therefore potential difference means the difference of the 2 points V1 minus V2, that is the voltage. Okay, and then the potential difference it can be measured by unit, SI unit of potential difference, SI unit of potential or potential difference, दोनों SI unit of potential or potential difference is volt, is volt। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन हमने डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूनिट होता है वोल्ट, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर V से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड, ऐसा यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय वोल्ट, V कैपिटल V। अब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्ट पोटेंशियल यानी क्या होता है, व्हेन 1 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, देन एट दैट पॉइंट पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। मतलब ये चार्ज एक फील्ड है, इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट पर लाने के लिए यदि 1 जूल इतना वर्क लगता है तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट सेड टू बी 1 वोल्ट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हेन 1 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज from infinity to the point, then that point potential is said to be 1 volt, और ये स्केलर क्वांटिटी है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने की और एक क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके पहले अपने को कूलम्स लॉ पता होना चाहिए। मतलब ये फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इस टॉपिक के बाद और कंटिन्यू करते हैं। तो कूलम्स लॉ पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कूलम्स लॉ? अभी अपन डिस्कस किए इन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि टू लाइक चार्जेस सिमिलर चार्जेस है तो देन दे रिपेल ईच अदर, और दो अनलाइक चार्ज है मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस है दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब दो चार्जेस है वहां फोर्स जरूर होगा। ओके, thus Coulomb's law is used to measure the force between the two charges। डेफिनेटली कि दो चार्जेस में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव रहेगा या रिपल्सिव रहेगा। लाइक चार्ज
रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, बट डेफिनेटली द फोर्स तो जरूर होगा। नाउ कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, देखो, लेट मी अज्यूम कि द चार्ज Q1 and Q2 they are separated by distance r. So how is the statement of Coulomb's law? So electrostatic force between the two charge is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them. देखो लॉ को आसान करना है तो सिंपल इक्वेशन दिमाग में फिट कर दो, बिल्कुल बहुत आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. Now सोचो कि ये दो चार्जेस Q1 and Q2 they are situated in air or vacuum, तो then how the law is simplified, proportional constant बनेगा, तो when the two charges are situated in air that force is given by this equation, मतलब यहाँ जो constant बन रहा है 1/4 pi epsilon 0, ये constant बन रहा है, ये electrostatic constant है when charge is situated in air, vacuum or free space. बाकी लॉ तो ऐसे ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. But when charge in air, the constant is 1/4 pi. ये constant को 1/4 pi epsilon 0. ये epsilon 0 क्या होता है? Epsilon 0 is a permittivity of air या permittivity of free space या वैक्यूम बोला जाता है। जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, याद रखना है, 8.85 10 to the minus 12 coulomb square upon Newton meter square, and it is constant for air, vacuum or free space. Always remember this value, बहुत जरूरी होगी आगे के टॉपिक के लिए भी। Suppose these two charges Q1 and Q2 are situated in medium, certain medium, dielectric medium. So what is dielectric medium? Then we discuss it. But when the charges are situated in the medium, dielectric medium, then constant is 1/4 pi epsilon. Law फिर से वही है कि electrostatic force is directly proportional to the product of charges, inversely proportional to square of distance between them. But यहाँ यदि charge medium में present है तो constant बनेगा 1/4 pi epsilon. अब ये epsilon क्या होता है? तो epsilon means permittivity of the medium. Epsilon 0 is the permittivity of air. अभी permittivity क्या होती है? सिंपल बात है, यदि वाटर के फ्लो के अपोजिट अपन जा रहे हैं तो वाटर अपने को अपोज करेगा। वो कितना अपोज करेगा? सिंपल बात है, अपने को एयर में दौड़ना है तो एयर अपने को अपोज करिए, पानी से दौड़ना है तो पानी अपने को अपोज करेगा, तो हर मीडियम अपने को अपोज करेगा, उसकी कुछ परमिट करने की कोशिश होती है। उसी तरीके से यदि एयर जिस तरीके से वो चार्जेस के फोर्स को परमिट करता है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ एयर। यदि मीडियम जिस तरीके से वो चार्जेस के फोर्स को परमिट करता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, नाउ डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाई मींस टू, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस, सो the medium which have two charges, dielectric, two charges, generally all medium have two charges. Dielectric medium is that medium which have two charges but there are no free electrons, means generally किसमें free electron नहीं होते? Insulators. Generally all insulators are the dielectric, like glass, mica, ebonite, silk, these are dielectric medium. The medium which have two type of charges but not free electrons means insulators are dielectric. Now dielectric constant और क्या होता है, इसकी भी जरूरत होगी आगे अपने को। dielectric constant जिसको relative permittivity भी बोला जाता है। dielectric constant और relative permittivity एक ही होती है, तो K dielectric constant बोले K और relative permittivity epsilon r, बात एक ही है। dielectric constant यानी relative permittivity। तो how to define dielectric constant और relative permittivity? Relative permittivity or dielectric constant is defined as is the ratio of epsilon means क्या होता है? Permittivity of the medium. Epsilon 0 क्या होता है? Permittivity of free space या air. तो ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space is called as dielectric constant. ये constant हर medium के लिए different होगा, but उस medium के लिए वो constant रहेगा।